नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अगर तीसरी लहर देश में दस्तक भी देती है तो उसके लिए हमने जुलाई में 2 लाख गांवों में 4 लाख वॉलंटियर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित किया है। साथ ही बताया कि 43 दिनों में हमने 6.88 लाख वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिसे पायने और रक्षा मंत्री पीटर दत्तन 2+2 मंत्रिमंडल वार्ता के लिए भारत दौरे पर आए हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर दत्तन ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद आपकी भारत यात्रा हमारे लिए मजबूत मित्रता का परिणाम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण, सहकारी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिस्सेदारी साझा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल केंद्र को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के वृंदावन के 10 किलोमीटर के तीर्थ स्थल घोषित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मस्थल को लेकर केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कुल 22 नगर निगम वार्ड तथा क्षेत्र में तीर्थ स्थल को घोषित किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आगामी चुनाव अभियान और कार्यक्रमों पर गहन मंथन शुरू किया गया। प्रियंका गांधी के सलाहकार और राजनीति कमेटी ने पूरे यूपी में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। हम वचन निभाने नाम से यात्रा होगी और यह 12,000 किलोमीटर चलेगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा बड़े गाँव और कस्बों से होकर गुजरेगी। प्रियंका गांधी यात्रा के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति की दखल खारिज ना तो संपत्ति की मालिकाना हक मिल जाता है और ना ही समाप्त होता है। संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज सिर्फ वित्तीय उद्देश्य के लिए है। अफगानिस्तान में तालिबान की बनी सरकार के लिए चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं अफगानिस्तान ने लंबे समय से जारी मानवीय संकट भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं और अफगानिस्तान का उसका एक पड़ोसी देशों के साथ तनाव भी शुरू हो गया है। इसमें पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर। तालिबान को आंतरिक मुद्दों पर दो चार होना पड़ रहा है। अब उसके खिलाफ लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भवानीपुर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र दाखिल करने अलीपुर सर्वे बिल्डिंग पहुंची थी, जहां उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान ममता के साथ मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने 2011 और 2016 में भवानीपुर सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2021 में वे भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी और जहां बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 नवंबर को उपचुनाव होगा। भाजपा ने इस सीट से प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। साथ ही वाम मोर्चा ने भवानीपुर विधानसभा सीट से माकपा नेता श्रीजीव विश्वास से उम्मीदवार जताया है। साथ ही 30 सितंबर को बंगाल के शमशेरगंज और जंगीपुर सीटों पर के लिए भी उपचुनाव होंगे। कांग्रेस ने 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान सदन में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गठित की जा रही सांसदों की प्रस्तावित जांच समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में कहा कि 11 अगस्त 2021 की घटनाओं पर एक जांच समिति का गठन हो। सांसद को चुप कराने के लिए, डराने के लिए बनाया गया लगता है। यह केवल जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को जम्मू में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान राहुल माता वैष्णो देवी की भक्ति में डूबे नजर आए। केंद्र सरकार पर प्रहार करने के लिए भी राहुल गांधी ने माता के 3 रूपों का वर्णन किया। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने रिश्तों और पारिवारिक जड़ों को याद किया।
2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैं जम्मू कश्मीर आता हूं मुझे लगता है कि मैं घर पर आ गया हूं। मेरे परिवार का जम्मू कश्मीर से पुराना रिश्ता है। राहुल ने जय माता दी के जयघोष के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद मीडिया को मित्रों शब्द से संबोधित किया। फिर तंज कसते हुए कहा कि मैंने मित्रों शब्द से संबोधित तो कर दिया है, लेकिन ये मित्रों जैसा काम नहीं करता। साथ ही कहा कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। पिछले दिनों उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद से ये पद काफी दिनों से रिक्त पड़ा था, जिसके बाद राज्यपाल का पद अब लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह संभालेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल उन्हें बनाया गया है। गुरमीत सिंह सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु के गवर्नर को पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। श्रीनगर जिले के छनपोरा इलाके में आज आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका, जिसकी चपेट में आने से एक सीआरपीएफ के जवान सहित एक महिला घायल हो गई। हमले के तुरंत बाद हमलावर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यह हमला दोपहर के उस समय हुआ जब छनपोरा बाजार में सीआरपीएफ के जवान गश्त में लगे हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही बिहार आ रहे हैं। यह जानकारी उनके बेटे और बिहार विधानसभा अध्यक्ष में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। इसी बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना लेते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। उन्होंने बढ़ती कीमतों को लेकर तंज कसा कि महंगाई अब महबूबा बन गई है। देश में कई हिस्सों में डेंगू बुखार के कारण चिंता बढ़ गई है। यूपी में डेंगू बुखार की चपेट में आकर 100 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आसपास के राज्यों में भी बुखार का काफी असर देखने को मिल रहा है। इनमें मध्य प्रदेश भी एक शामिल है। इस बुखार में बच्चे और बड़े दोनों प्रभावित दिख रहे हैं। वहीं अस्पताल में बच्चों के बेड्स ज्यादातर भरे हुए नजर आ रहे हैं। नए मरीजों को इलाज के लिए जगह मिलने में परेशानी हो रही है। गणेश चतुर्थी की आज से शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। साथ ही कोरोना के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार धूमधाम देखी जा सकती है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में भीड़ नहीं देखी जा रही है, जिसके बाद भक्तों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब राज्य में पब और बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। इसके लिए नागपुर में गणेश टेकड़ी मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ जमा हो गई और विरोध तेज हो गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामले और मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 64,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान मरने वालों की आंकड़ा 250 के ऊपर रहा। वहीं इससे एक दिन पहले संक्रमितों की संख्या 43,000 से ज़्यादा सामने आई थी। वहीं मौतों की संख्या 300 के ऊपर दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश में आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। पूरी घटना छिंदवाड़ा जिले की बताई जा रही है, जहां कार की ट्रक के चपेट में आने से भीषण हादसा हो गया। शहर के यातायात पुलिस उपाधीक्षक सुदेश सिंह ने बताया कि सभी पीड़ित महाराष्ट्र के नागपुर के निवासी थे। ये लोग छिंदवाड़ा जिले के उमरात गाँव जा रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में अपने कार्यकाल के दौरान ओबीसी आरक्षण को 27 तक बढ़ाने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ को धन्यवाद देने के लिए रैली निकाली। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने का खेल चालू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस ने भी यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों से निकाली जाएगी। इससे वह कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाएगा। वहीं भाजपा ने इस रैली पर सवाल उठाए। एनसीपी नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर तंज कसा है। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मान लेना चाहिए कि अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब उनका बोलबाला नहीं रहा, जैसे ही एक जमाने में हुआ करता था। सूत्रों के मुताबिक पवार ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वास्तविकता स्वीकार कर लेने का सुझाव भी दिया है।
पाकिस्तान ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि वह अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान के साथ रहकर हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने इसे दुष्ट प्रचार अभियान करार दिया है। तालिबान ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने पिछले महीने अफगानिस्तान में हमले के बाद अंतिम प्रांत पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है, जो उनके नियंत्रण में नहीं था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की है कि स्वास्थ्य के अलावा किसी भी अन्य कारणों के अलावा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक न लगवाने वाले कर्मचारियों को 15 सितंबर को अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजा जाएगा। पंजाब के लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ा कदम उठाया है। किसी भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों को ही राहत दी गई है। उत्तराखंड में सियासी घमासान जारी है तो वहीं कांग्रेस के बीच रार बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने 37 टिकट तय होने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर पार्टी में नई तकरार छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने टिकट तय होने से असहमति जाहिर की है। गोदियाल के बयान से प्रीतम की असहमति को पार्टी ने अंतर्विरोध के तौर पर देखा जा सकता है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा सांसद आजम खान को अस्पताल प्रशासन ने डिस्चार्ज कर दिया है। उन्हें सीतापुर लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस अफसरों की माने तो लखनऊ से सीतापुर जेल लाने तक करीब 2 घंटे का समय लग जाएगा। आजम खान को सांस लेने में तकलीफ होने पर सीतापुर जेल से मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की टीम ने उनकी निगरानी कर रही है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को यूपी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। यूपी के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सतीश महाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को 2000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के साथ डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एडमी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा राज्य भंडारण निगम की समीक्षा बैठक में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने चल रहे प्रगति कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने खरीफ सीजन से पहले अधिकारियों को फसल खरीद और भंडारण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को हर प्रकार से लाभ पहुंचाने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 14 HCS अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। खंड विकास और पंचायत अधिकारी नीलोखेड़ी मोहित कुमार को जिला परिषद रोहतक के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है। साथ ही उन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कलानौर के अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक्सटेंशन लेक्चर्स की नीति के लिए शैक्षणिक वर्ष में एक सेमेस्टर के लिए कार्य करने वाले एक्सटेंशन लेक्चर्स के लिए अहम फैसला लिया है। एक्सटेंशन लेक्चर्स को समायोजित करने और उन्हें विस्थापित एक्सटेंशन लेक्चर्स मानने जैसे संशोधन करने सहित विभिन्न संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की है। आगामी सीजन में खरीफ की फसलों की खरीद की सुचारू व्यवस्था को लेकर खेतों में काम कर रहे किसानों पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने वाले उन्हें मिलने वाले मुआवजा जल्दी प्राप्त हो। हरियाणा सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की समीक्षा बैठक में आज ये बात सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कही। बराला ने कहा कि मंडियों में काम करने आने वाले किसानों के लिए प्रतिबंध व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि अधिकारिता द्वारा
शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि 15 नवंबर और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर है। शारीरिक रूप से अक्षम छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सलाहकार और रणनीति कमेटी के साथ बैठक हुई। बैठक में आगामी चुनाव अभियानों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रमों पर गहन मंथन हुआ। कांग्रेस सलाहकार समिति और रणनीति कमेटी ने पूरे यूपी में यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। कांग्रेस से प्रतिज्ञा यात्रा 12,000 किलोमीटर चलेगी। बड़े गांव और कस्बों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। तमिलनाडु में शुक्रवार को गणेश चतुर्थी का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया और कोविड-19 की वजह से बड़े कार्यक्रम नहीं हुए। चेन्नई और बाकी राज्यों में हिस्सों में महामारी के चलते इस साल रंगीन विनायक चतुर्थी जुलूस भी कम खिलेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण 31 अक्टूबर तक सार्वजनिक, सामाजिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगा रखा है। तमिलनाडु में शुक्रवार को गणेश चतुर्थी का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया और कोविड-19 की वजह से बड़े कार्यक्रम नहीं हुए। चेन्नई और राज्य के बाकी हिस्सों को महामारी के चलते इस साल भी रंगीन विनायक चतुर्थी जुलूस की कमी खलेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण 31 अक्टूबर तक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगा रखा है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। कोरोना नियमों को पालन कर लोगों को भारी आस्था पर भारी पड़ रहा है। हरियाणा के अंबाला में आज लोग बाजार में गणेश जी की प्रतिमा को लेकर घर जाते नजर आए। लोगों ने अपने घरों में 10 दिनों के लिए बप्पा का विराजमान किया है। लोगों ने गणपति बप्पा के भजन के साथ नाचते गाते प्रतिमा को आज विराजमान किया। देश भर में आज से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आज आगाज हो चुका है। वहीं जनपद कासगंज में भी धूमधाम से इसका आगाज हुआ है। सुबह से ही भगवान गणेश के भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। वहीं विधिवत पूजा अर्चना कर अपने आराध्य देव गणेश की प्रतिमा को अपने घरों व मंदिरों में स्थापित कर रहे हैं। इस बार यूपी में सार्वजनिक स्थलों पर गणेश प्रतिमा न स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। करनाल में किसानों का धरना चौथे दिन भी लगातार जारी। किसान 28 अगस्त को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए। उधर पंजाब चुनाव को लेकर आज चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी को छोड़कर सभी दलों के नेता शामिल हुए। साथ ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बैठक में मौजूद थे। निजी बैंकों ने हिमाचल के जिला कांगड़ा धर्मशाला के 17 होटल मालिकों को बकाया राशि का भुगतान न करने पर अधिग्रहण का नोटिस भेज दिया है। ऐसे में कोविड-19 महामारी के कारण मंदी हालत झेल रहे होटल मालिकों पर सख्त हुए बैंक के कारण अब चुनौती बढ़ गई है। होटल व्यवसाय से जुड़े होटल व्यापारियों के लिए यह संकट का समय है। इस नोटिस से होटल उद्योग पर संकट का बादल मंडरा रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बुधवार को हुए नाव हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे के बाद अब तक 82 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं 7 लोग लापता हैं। एक महिला ने इस हादसे में जान गंवाई है। लापता 7 लोगों में से 5 का पता चल गया है, जिनको बचाने का काम जारी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना और वायुसेना फिलहाल लगी हुई है। बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल फिलहाल जारी है। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के ऐलान पर मंगलवार से राज्य के सभी नगर निकाय के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। निकाय कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जगह जगह राजधानी में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बिहार में वायरल फीवर और डेंगू के मामलों के बीच इस तरह की लगी गंदगी का अंबार चिंताएं बढ़ाने वाला है।
यूपी के कानपुर के घाटमपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमपुर से हेल्थ रेफर किए गए मरीज को ले जाने की बजाय दारू पार्टी में व्यस्त रहे 108 और एम्बुलेंस सेवा के 4 चालक और 2 ईएमटी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिससे शिकायत पर एम्बुलेंस सेवा संचालन करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की गई है। यूपी के बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन में कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी सफलता मिली है। अंतरजनपदीय गड्डी गैंग के सरगना चोरी की बाइक 2 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध आधा गांजा दर्ज करने के दर्जन जिले में गैंगस्टर एक्ट सहित 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। एसएचओ शिवाकांत मिश्रा ने मूड़ा घाट से गिरफ्तारी की है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सीआर-सीएससी प्रभारी पर अभद्रता करने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगा है। सीआर-सीएससी प्रभारी डॉक्टर तनवीर अहमद पर बीजेपी के दलित नेता के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। बीजेपी नेताओं ने मामले की शिकायत सीएमओ से कर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के कुशीनगर में किसान शहीद दिवस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं। यहां उन्होंने भाजपा सरकार को बेशर्म सरकार बताते हुए कहा कि भूल कर भी रामकोला के लोगों को लाठी मत चला देना। जिस दिन योगी जी रामकोला के किसानों पर लाठी चलवा देंगे उस दिन उनकी सरकार चली जाएगी। साथ ही उन्होंने सरकार से गन्ना समर्थन मूल्य 400 रुपए करने की मांग की है। हरियाणा के चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश पर चले अभियान के तहत एक तेज गति से आते ट्रक को देखकर रोका गया, जिसके बाद ट्रक रोककर उसकी तलाशी ली गई तो 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई और 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां शहर अंबाला से भरकर यह शराब गुड़गांव जानी थी। तीनों कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 9 महीने से उन्हें रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। करनाल लाठीचार्ज के बाद एक बार फिर आंदोलनकारी किसान उग्र हो चुके हैं। रेवाड़ी में आज किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। किसान मजदूर पंचायत के क्षेत्र में दर्जनों गांव के किसानों ने भाग लिया है। इस आंदोलन की ओर से तेज करने के लिए किसानों को घर घर जाकर जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के भिंड में एसपी मनोज कुमार, एएसपी कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। पुलिस टीम ने ठगी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने 25 लाख की ठगी स्वीकार की है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल सहित अन्य सामग्री भी जब्त कर ली गई है। 3 आरोप सभी पकड़े गए हैं और शेष 3 आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर की कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कई थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी कर रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शहर कोतवाली पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध असला सहित चोरी की एक कार भी बरामद कर ली गई है। लगभग 30 लाख रुपए की चोरी अब तक ये गिरोह कर चुका है। यूपी के एटा से कर्जदार मजदूर को पीट कर हत्या का मामला सामने आया, जहां इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। बीजेपी नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ पर हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक के घर से उठाकर ईंट भट्टे पर बंधक बनाकर उसे मारा पीटा गया। मजदूर पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज था। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर उत्सव के माहौल के बीच मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा मंदिर में सुबह माहौल गर्म हो गया। लाल बादशाह राजा मंडल के लोगों और पुलिस के बीच तनातनी हो गई थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने आरती और ऑनलाइन दर्शन शुरू करने से ही मना कर दिया है। हालांकि बाद में विवाद को शांत कराया गया, जिसके बाद आरती हुई। उन्होंने इस बार विष्णु के अवतार में दिखाया गया है।
यूपी के बलिया में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप में एक आरोपी युवती का चचेरा भाई है। वहीं पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए परिजनों ने पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने पर मौके पर एसपी राजकरण नैयर भी पहुंचे। पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।